हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन बीटू के चैनल में, जहां आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एनीमे के बारे में। अब जिनको नहीं मालूम कि एनीमे क्या है तो उनको मैं ये बता दूं कि ये एनिमेशन है जो कि जापान में बनाई जाती है। एंड इस वीडियो में बेसिकली मेरे ओपिनियंस और आप लोगों के लिए कुछ सजेशंस हैं जिसे मैं चाहूँगा कि आप लोग एक बार ज़रूर कंसिडर करें। तो ऐसा क्यों है कि आज मैं एक एनीमे के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। तो बेसिकली मैं एनीमे के ऊपर वीडियो तो बहुत समय से बनाना चाह रहा था, लेकिन बना नहीं पा रहा था फॉर वेरियस रीज़न। लेकिन आज मैं इसके ऊपर वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण है कंटेंट। और यहाँ पर कंटेंट से मेरा मतलब है उसकी स्टोरी, उसकी रिप्रेजेंटेशन, उसकी बैकग्राउंड म्यूजिक जैसे चीज़ें। अब आप इस बात का अंदाज़ा इस चीज़ से लगाइए कि जब पूरे वर्ल्ड वाइड के बॉक्स ऑफिस में एवेंजर्स एंड गेम डोमिनेट कर रहा था, उसी वक्त जापान में डिटेक्टिव कोनान द फिस्ट ऑफ सफायर डोमिनेट कर रहा था। जापान एक लौती ऐसी कंट्री थी जहां पर कोई और मूवी डोमिनेट कर रही थी बॉक्स ऑफिस में, जहां पर एंड गेम मौजूद थी। अब एक एनिमेटेड मूवी में इतना क्या खास था कि वो एक लाइव एक्शन मूवी को डोमिनेट कर गई, आप समझ ही सकते हैं। तो ये जो कंटेंट होता है ये सबसे ज़्यादा मायने रखता है। हमें तो मालूम पड़ गया कि बॉलीवुड कितनी सड़ी हुई कंटेंट देता है, इसीलिए हम लोग अब ज़्यादातर हॉलीवुड को प्रेफर करते हैं। बट वहाँ पर कंटेंट के मामले में एनीमे आगे है, इसीलिए वहाँ कोई लाइव एक्शन मूवी नहीं डोमिनेट कर रही थी बल्कि एक एनीमे डोमिनेट कर रहा था। तो इससे आप एनीमे का स्तर समझ ही सकते हैं। ऊपर से एनीमे के अंदर इतने ज़्यादा वैरायटीज़ हैं कि आदमी के जो भी चॉइस हो वो आपको यहाँ मिल ही जाएंगे। नोट, मैंने आदमी कहा, औरत इसलिए नहीं कहा क्योंकि औरतों के ज़्यादातर शौक टीवी सीरियल्स होते हैं जिसमें धूम तनाना वाली फाइट्स चलते हैं, जो कि एनीमे शायद फुलफिल ना कर पाए। बट हाँ, जिन लड़कियों के चॉइस वो धूम तनाना सीरियल्स नहीं हैं तो उनके लिए यहाँ पे और भी बहुत सारे वैरायटी मिल जाएंगी। और मैं एनीमे के ऊपर इसलिए फोकस करना चाहता हूँ क्योंकि इंडिया में हर एक एज ग्रुप के लिए कुछ ना कुछ है, लेकिन 11 साल से लेके 17 साल के बच्चों के लिए कुछ नहीं है। जबकि ये एज इतना क्रिटिकल होता है कि आप जो बच्चों को फीड करेंगे वो उससे ही आगे जाके ग्रास्प करेंगे। फॉर एग्जांपल आप देख लीजिएगा कि आज के टाइम में अगर कोई ज़मीन मटेरियल बनते हैं तो वो 14 साल के निब्बा निब्बी टाइप पोस्ट, एंड इन सब की ओरिजिनेशन कहाँ से हुई। अगर उन्हें ये प्यार मोहब्बत वाले बेकार के मूवीज़ जो कि बॉलीवुड बनाते हैं वो ना फीड करके कुछ ढंग का फीड किया गया होता तो शायद इस तरह की चीज़ें हमें देखने को ना मिलती। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रोमांस एक ख़राब जॉनरा है, बट मैं ये कह रहा हूँ कि बॉलीवुड इसे जिस तरह रिप्रेजेंट करता है और गानों में दिखाता है उस तरह का तो रोमांस बिल्कुल भी नहीं होता और बहुत ही अनरियलिस्टिक होता है। तो ऐसे में जो 11 साल से 17 साल के बीच के जो बच्चे हैं वो देखे तो देखे क्या, वो या तो बैठ के मजबूरी में मम्मी के साथ वो धूम तनाना वाला सीरियल देखेंगे, या फिर उन्हें अपनी खुद की टीवी मिले तो वो कार्टून लगाएंगे। और कार्टून में उन्हें क्या देखने को मिलता है, छोटा भीम या फिर मोटा पतलू। और वो दोनों ही शोज़ में दिखाते हैं कि कैसे पर्टिकुलर कैरेक्टर समोसा या फिर लड्डू खाते ताकतवर बन जाता है, जो कि एक सिमिलर कॉन्सेप्ट है। हमारे टाइम में एक शो आता था पॉपॉय द सेलर मैन से, लेकिन उसमें वो एटलीस्ट पालक खाता था जो कि बॉडी के लिए अच्छा है। अब लड्डू और समोसे से बॉडी को क्या फ़ायदा होता है इसके बारे में तो मुझे नहीं मालूम। अगर हम एनीमे की बात करें तो इसके अंदर एक सब्लिमिनल मीनिंग भी होती है, यानी कि जो हम देख रहे हैं उसके अलावा भी एक दूसरा पहलू। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोगों ने वन पंच मैन के बारे में तो सुना ही होगा, नहीं सुना तो कोई बात नहीं, आपको मैं यहाँ पे एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ और अगर आपको अच्छा लगे तो आप उसे जाकर ज़रूर चेकआउट करें। तो गाइस, इस एनीमे के अंदर साइतामा नाम का एक कैरेक्टर रहता है जिसके पास इतनी पावर है कि वो एक पंच में ही सामने वाले को ढेर कर देता है। और इसी के फर्स्ट एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि इसका सामना होता है वैक्सीन मैन से, एंड वो एक लड़की को मारने ही वाला होता है कि वहाँ पे साइटामा आ जाता है। जिसके बाद से वैक्सीन मैन अपनी बैक स्टोरी बताता है जिसमें वो ये बताता है कि उसका जन्म पोल्यूशन से हुआ है जो कि ह्यूमंस फैला रहे हैं, एंड वो वहाँ पर ह्यूमंस का खात्मा करने के लिए आया है ताकि वो मदर नेचर को इनसे बचा सके। और ऐसा कहते कहते में वो अपने नॉर्मल फॉर्म से अल्टीमेट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है और बहुत ही भयानक दिखने लगता है। और इतने में ही हमारा हीरो यानी कि साइतामा एक पंच मारता है और उसका किस्सा खत्म। ये सीन देखने से तो एक मामूली सीन लगता है जहां पर आप साइटामा की स्ट्रेंथ को देख सकते हैं, लेकिन अगर आप इसके अंदर में छिपे एक मैसेज को क्रैक डाउन करें तो आपको सुन के बहुत ही मज़ा आएगा।
एंड यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट ये है कि जिस तरह वैक्सी मैन पूरे प्रॉब्लम को सीरियसनेस के साथ बताता है, उसी तरह हमें भी अभी अर्थ की सिचुएशन पता है, लेकिन हम भी साइटामा के जैसे इन सब चीज़ों को इग्नोर ऐसे मार देते हैं जैसे कि वो कुछ है ही नहीं। और जब भी कोई एक्टिविस्ट या फिर कोई इंसान हमें ये समझाने की कोशिश करता है कि मामला कितना गंभीर है, हम उसे ये कहते हैं, हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। बाय द वे, जितने भी आयरन मैन फैंस हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो वन पंच मैन तो ज़रूर देखें, क्योंकि उसके अंदर एक कैरेक्टर है जिसका नाम है जेनोस, जिसे बहुत ही अच्छी तरह से दिखाया गया है। उसके कुछ फाइटिंग मूव्स हैं जिसे आयरन मैन भी परफॉर्म कर सकता था, लेकिन उसे कभी भी हमें लाइव एक्शन या कार्टून में उतने ढंग से नहीं दिखाया गया, जबकि ऐसा ही कुछ मूव आपको उनके कॉमिक्स में मिल जाएगा। तो अगर आप उसे एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो इसी बहाने आप इसे भी चेकआउट कर सकते हैं। जैसे कि इस सीन में जेनोस अपने दोनों हाथों को जोड़ लेता है और उसके बाद से वेपनरीज निकलते हैं और वो शूट करता है, जो कि बहुत हद तक सिमिलर है हमारे मार्वल के कॉमिक्स में दिखाए गए इस सीन से। तो आप रिलेट कर सकते हो। तो अगर आपको इसे और भी ज़्यादा एक्सप्लोर करना है तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप वन पंच मैन देखें, जो कि बहुत ही ऑसम सीरीज़ है। बट फिर भी अगर आप एनीमे में नए हो और आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो क्यों ना ट्रस्टेड चीज़ों को ही देखें, जैसे कि मार्वल रिलेटेड। तो एनीमे के अंदर भी मार्वल ने आयरन मैन की सीरीज़, वुल्वरिन की सीरीज़, एक्समैन की सीरीज़ और ब्लेड की सीरीज़ निकाली है। इसके अलावा 2 मूवी भी है, आयरन मैन राइज ऑफ टेक्नोवर और एवेंजर्स कॉन्फिडेंशियल, ब्लैक विडो एंड पनिशर, जो कि बहुत ही अमेजिंग है। एंड जब आप ये कंप्लीट कर ले तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप डेथ नोट देखें। और मैं डेथ नोट ही इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैंने 30 लोगों से ज़्यादा को डेथ नोट दिया है, जिसमें से ऑलमोस्ट 20 से भी ज़्यादा लोग वापस आए मेरे पास और उन्होंने कहा कि उन्हें और भी ऐसी ही सीरीज़ चाहिए। जिसके बाद मैंने उनसे कहा कि आपको कौन सा जॉनर पसंद है और उसके हिसाब से मैंने उन्हें शोज़ दिया है। जैसे एक बंदे ने कहा था कि मुझे हल्के में एनीमे चाहिए, तो मैंने उसे दे दिया था द पैरासाइट, जिसे देखने के बाद वो और भी दूसरे एनीमे देखने में इंटरेस्टेड था। एक ने कहा था कि उसे कॉमेडी में चाहिए, तो उस वक्त मेरे पास साकामोटो डेसुगा था, तो मैंने वो दे दिया था। तो आपको क्या पसंद है आप वो बताएं और उसके हिसाब से अपने एनीमे को चूज़ करें एंड उसे देखें। क्योंकि कभी कभार आप जब कोई एनीमे देखिएगा तो उसमें दिखाए जा रहे कोई सीन्स आपको बहुत ही हेल्प कर सकते हैं रियल लाइफ में जो सिचुएशंस चल रहे हैं उससे डील करने के लिए। जैसे कि मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा कि एक बार होता है कि मुझे काम सौंपा जाता है, जिसे देखकर आसपास जो मेरे साथ रहने वाले लोग रहते हैं वो ये कहते हैं कि ये तुमसे नहीं हो पाएगा, जिसके बाद से मेरा मनोबल थोड़ा टूट सा जाता है और खुद पे डाउट होने लगता है। और उसी दौरान मैं एक एनीमे देख रहा होता हूँ जिसका नाम रहता है 7 डेडली सीन्स, और उसमें एक एपिक फाइट के दौरान एक विलन ये कहता है कि मेरी जो पावर है वो तुम्हारे पावर को ओवर पावर करेगी, और जो हीरो रहता है वो ये कहता है हु डिसाइडेड दैट कि तुम्हारी पावर मेरे पावर को ओवर पावर करेगी। मैं यहाँ पे पावर बोल के और हीरो विलन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर मैं नाम लेके जाऊँ तो पूरे कंटेक्स्ट में जाना पड़ेगा, जो मैं जाना नहीं चाहता क्योंकि वो एक मेजर स्पॉइलर हो जाएगा। तो बस यहाँ पर जो बात समझने वाली है वो ये है कि जो हीरो का एक डायलॉग रहता है हु डिसाइडेड दैट, जो किसी 3 वर्ड रहते हैं, वो मेरे दिमाग को स्ट्राइक करता है कि ये कौन डिसाइड करेगा कि मैं उस काम के लायक हूँ या नहीं। वो लोग जो मुझ पे कह रहे हैं कि मैं इस लायक नहीं हूँ, या फिर मैं जिसे ये काम करने के लिए दिया गया है। एंड उसी के बाद से मैं थोड़ा मोटिवेटेड फील किया और उसके बाद उस काम को कर दिया जैसे तैसे, लेकिन काम हो गया था। और उसके बाद से 7 डेडली सीन्स के लिए मेरे दिल में एक अलग से स्पेस बन चुकी थी। सो गाइज, आई होप अब आप लोग समझ गए होंगे कि क्यों मैं चाहता हूँ कि आप लोग एनीमे देखें। अब अगर आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि आप लोग एक पूरी एनीमे की सीरीज़ देख सकते हैं तो एनीमे के मूवीज़ ही देख लें। ज़्यादातर आई वुड सजेस्ट कि आप गिवली स्टूडियोज़ की मूवीज़ देखें या फिर माकोटो शिनकाई की मूवीज़ को देखें, जो कि बहुत ही बेहतरीन बनाते हैं। इसके अलावा ये सभी आपको नेटफ्लिक्स में मिल जाएंगे। इसके अलावा शायद तक अमेज़ॉन प्राइम में, और जो मार्वल के शोज़ मैंने मेंशन किए थे वो तो आपको डिज्नी प्लस में मिल जाएंगे। अगर कुछ लोगों को लैंग्वेज प्रॉब्लम है, यानी कि वो जापानीज़ या इंग्लिश में रहती तो उससे देखने में दिक्कत है, तो मैं इसे समझ सकता हूँ क्योंकि जब मैं बच्चा था मैं भी खुद एनीमे शोज़ जो आते थे टीवी में उसे हिंदी में ही देखा करता था, जैसे कि चैच बेल हो गए, पोकेमॉन, ड्रैगन बॉल जी वगैरह। बट जैसे ही एनीमे शोज़ को टीवी चैनल से हटा दिया गया उसके बाद से मुझे अलग अलग जगह में जाकर देखना पड़ा, तो वहाँ पे वो इंग्लिश या फिर जापानीज़ में रहते थे, तो मैं सबटाइटल्स पढ़ के ही काम चला लेता था क्योंकि मुझे जो चाहिए होता था वो होता था कंटेंट। तो अगर आप अपनी शुरुआत भी किसी
एनिमे शो या फिर मूवी को हिंदी में देख के करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आपको हिंदी में मोस्ट प्रोबेबली ये मिल जाएगा नेटफ्लिक्स में, और डिज़नी प्लस में तो जब मार्वल शोज़ हैं उस वो भी हिंदी में अवेलेबल होंगे ही, क्योंकि इसे मैं खुद टीवी में देखता था तो इसका हिंदी वर्जन होगा ही। इसके अलावा अगर आपको और कहीं से देखना है तो आप एनीमे TM डबर्स नामक एक वेबसाइट है, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको एनीमे मूवीज़ और सीरीज़ दोनों हिंदी में मिल जाएंगी, जिसे हमारे इंडिया में रह रहे एनीमे फैंस ने ही डब किया है, ताकि कोई लैंग्वेज बैरियर के वजह से इस ब्यूटीफुल कंटेंट को मिस ना करे। और मैं यहाँ पिछले 3 साल से ऐसे लोग खोज रहा हूँ जिनके साथ मैं DC के मूवीज़ को डब कर सकूं, ताकि वो भी DC के जो एनिमेटेड मूवी वर्स है उसे ढंग से एंजॉय कर पाए, बट मुझे एक बंदा नहीं मिला। खैर ये सारी चीज़ें तो फैंस टू फैंस वेरी करते हैं, लेकिन जो काम एनीमे TM डबर्स यानी कि जिन्होंने भी एनीमे के कोई भी मूवी को डब किया है उन्होंने एक्सेलेंट काम किया है कि एक कंटेंट को लैंग्वेज बैरियर के वजह से एक ही जगह पे रुके नहीं रहने दिया, उसे इंडिया आने दिया ताकि इंडिया के लोग देखें और उसे एक्सेप्ट करें। एंड ये उनके ही मेहनत का नतीजा था कि पिछले साल वेदरिंग विथ यू हमारे थिएटर्स में रिलीज़ हुई थी। भले ही लिमिटेड जगह पे हुए थे, लेकिन एटलीस्ट उसकी स्टार्टिंग तो हो चुकी है। एंड होप सो कि आने वाले समय में और भी ऐसे ही एनीमे हमें देखने को मिले थिएटर्स में और लोग उस तो गाइज अपने स्वाद अनुसार एनीमे चूज़ करें और उसे एंजॉय करें इस लॉकडाउन के पीरियड में। एंड कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो, आप मुझे कमेंट सेक्शन के ज़रिए बता सकते हैं। आपकी क्या पसंद है या फिर आपको किस तरह की मूवीज़ पसंद आते हैं वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन के ज़रिए बता दें, ताकि मैं आपको उसके हिसाब से कोई सीरीज़ सजेस्ट कर पाऊँ जिसे आप देखें और एंजॉय करें। इसके अलावा मैं चाहूँगा कि जो लोग मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करते थे कि एनीमे के ऊपर वीडियो बनाओ, तो अब वो आ चुका है। तो यहाँ पर एक छोटी सी हेल्प चाहूँगा कि इन केस अगर मुझसे कोई कमेंट छूट जाता है जिस पे मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ और आपको मालूम हो कि इस जेनरे के लिए ये मूवीज़ या फिर ये सीरीज़ बेहतर है, तो आप उन्हें वहाँ पर सजेस्ट कर दें। सो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे, इसमें कमेंट भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि उन्हें भी इसके बारे में पता चले जो कि एनीमे शायद नहीं देखते हो, तो शायद इस वीडियो को देखने के बाद से इंटरेस्ट ले थोड़ा। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप पुराने हैं तब तो आपको मालूम ही होगा कि हमारे चैनल का मोटो क्या है। लोगों की मदद करें, अपना ख्याल रखें एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।